गुड डे गाइस। अकस्टम्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए स्टार्ट की गई है। तो अगर आपको आपके रिवीजन में हेल्प चाहिए और कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं है तो ये सीरीज़ आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। लास्ट लेसन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक इफेक्ट्स समझाए थे ट्रांजैक्शंस के, और ये समझाया था कि कैसे डुअल एस्पेक्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। अब हम लोग आज की वीडियो में जो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो कुछ टर्म्स होती हैं उनके मीनिंग और उनकी ट्रीटमेंट समझाऊंगी। ओके, तो मैं आपको आपके जो आज टॉपिक्स में डील करने वाली हूँ वो टॉपिक्स आपको मैं लिख के दे देती हूँ। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि ये टर्म अगर आपको कहीं लिखी मिल जाती है अपने क्वेश्चंस में तो आप उसको क्या समझेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, ये क्या चीज़ होती हैं। सॉरी, ट्रेड पेबल्स, सॉरी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आप किसको मानेंगे। इन्वेंट्री क्या होती है। क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री एंड ओपनिंग स्टॉक। वैसे इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये टर्म्स आपको अभी ट्रीट करने को मिले, क्योंकि ये आपके 12th स्टैंडर्ड का पार्ट होते हैं। तो स्टिल अगर ये टर्म आपको आपके क्वेश्चन में लिखी मिल जाती है तो इट विल बी ऑफ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर यू। ओके, एंड द लास्ट टर्म वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो विल ड्राइंग्स। ओके, ड्राइंग्स मैंने आपको कल भी समझाई थी। अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस में, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो बिना डिले करे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं। अब अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताने लग जाऊं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर्ड। बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज होगी, समझने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके मतलब की भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्या समझना है कि अगर आपके पास ये टर्म लिखी हुई आती है तो आप नॉर्मल इस वर्ड को कॉस्टिंग इससे रिलेट करेंगे, या फिर गुड्स कॉस्ट दैट अमाउंट। ठीक है, वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे रखी है। तो अगर आपको ये बोलता है गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जो आपने सामान बेचा उसकी कॉस्ट इतनी थी, तो सपोज आपको प्रॉफिट दे रखा है कि आपको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, और कुछ मेंशन नहीं है कि सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो आप और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो प्रॉफिट इसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये ही आपकी कॉस्ट कंसीडर करी जाएगी। ओके, तो इससे अगर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँ तो आपकी बुक में है ये लाइन लिखी हुई,
नेक्स्ट टर्म हमारी होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, ड्यू बट नॉट पेड। ओके, मतलब ये आपके ऊपर लाइबिलिटी थी कि आपको ये एक्सपेंसेस पे करने चाहिए, लेकिन आपने अभी नहीं पे किए, लेटर टाइम पीरियड के लिए इनको टाल दिया। ओके, अब इनको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक ब्रॉड लेके चलते हैं कि अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन में आ जाती है तो आउटस्टैंडिंग आपकी इच्छा है कि आप उसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस में डिफरेंट एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग के साथ लिख के रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, दिस O/S स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग बिल्स एक्सेट्रा। ओके, सो अगर आप चाहें तो अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस में उनको डिफरेंट अलग अलग शो कर सकते हैं अमाउंट के साथ, और अगर नहीं करना चाहते तो आप उनको क्लब करके एक साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ओके, अब हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है, हम कैश बेसिस पे नहीं बना रहे, एक्रूरल बेसिस पे बना रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी लाइबिलिटी बनती थी कि हम इसे पे करें, लेकिन हमने पे नहीं किया बिकॉज ये ऑब्लिगेशन अभी अराइज हुई है, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी ट्रीटमेंट एसेट साइड पे कुछ नहीं आएगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। अब आप आज पे करें या बाद में पे करें, लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, वो बात अलग है कि अभी आपका कैश नहीं जा रहा इसमें से, तो इसकी ट्रीटमेंट लाइबिलिटी साइड पे ही होगी। इसको बराबर रखते हैं हम एसेट्स के। एसेट्स पे कुछ नहीं होगा, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से वैल्यू ऐड हो जाएगी एंड कैपिटल में से ही वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बनती थी और आपने पे नहीं किया, इसलिए आपकी कैपिटल की वर्थ जो हो गई वो कम हो गई, इक्विटी कम हो गई। इस वजह से हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक अलग से लिख देते हैं और कैपिटल में से डिडक्ट कर सकते हैं। और यही मैं आपको कह रही थी कि आपकी इच्छा है कि अगर आप क्लब करके सारे एक्सपेंसेस को एक साथ लिखना चाहते हैं तो क्लब करके लिख दीजिए, नहीं तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग बिल्स आप ये लिख सकते हैं, वो आपका काम बढ़ाएगा ही। तो मेरी माने तो आप यही इसी चीज़ को फॉलो करें। तो ये हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट। थर्ड हमारा है बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। ओके, अगर ये दोनों हम लोग क्लब कर दें, ऐड कर दें, तो वो बन जाते हैं आपके ट्रेड पेबल्स। ठीक है, कि ये है आपके ट्रेड के दौरान इनकी ये चीज आपकी क्रेडिटर बन गए हैं, तो मतलब आपको ये टोटल पे करना है। क्रेडिटर होते हैं जिसमें आप कोई ऑब्लिगेटरी नोटिस या फिर कुछ आपको नहीं मिलता पे करने के लिए। जैसे आपने कुछ सामान खरीदा, बिना क्रेडिट बेसिस पे खरीदा, और आपने कोई प्रॉमिसरी नोट या फिर कुछ प्रॉमिस एज रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ वर्ड से ही बोल दिया कि मैं आपके पैसे बाद में वापस कर दूंगा, तो वो आपके क्रेडिटर्स बन गए। लेकिन लेकिन अगर आपने कोई एक प्रॉमिस बिल साइन करके दे दिया कि इस पर्टिकुलर डेट पे मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो वो आपके बिल्स पेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स में सिर्फ इतना सही बेसिक डिफरेंस होते हैं कि ये एक प्रॉमिसरी नोट होते हैं जिसपे आप लिखकर प्रॉमिस कर देते हो
कि मैं आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर पर्टिकुलर डेट पे मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। और क्रेडिटर्स में कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, क्रेडिटर्स आर जस्ट क्रेडिटर्स। ओके, तो इन दोनों की अब जब टर्म्स अलग अलग हो गई तो इन दोनों को ट्रीट भी अलग अलग किया जाएगा, और ये दोनों चीजें लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करी जाती है। ओके, तो इसमें भी हम लोग, क्योंकि अब आपके जो क्रेडिटर्स बनते हैं वो आप कुछ सामान खरीदते हो उसी के ही क्रेडिटर्स बनते हैं, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो बोथ साइड पे होगी। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर फर्नीचर वगैरह कुछ भी, अगर कुछ सामान आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो अगर आपने उसको क्रेडिटर, अगर उसने क्वेश्चन में ये नहीं लिख के दे रखा कि उसके गुड्स खरीदने के एक्सचेंज में आपने कोई प्रॉमिसरी नोट साइन करके दिया है, तो आप उसे नॉर्मल क्रेडिटर ही ट्रीट करेंगे। तो उसमें आपको, सपोज मैं गुड्स का एग्जांपल ले रही हूँ कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो आप स्टॉक में उतनी अमाउंट से ऐड करेंगे और लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे उतने ही अमाउंट में, ठीक है, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। इज इट ओके? एंड द नेक्स्ट थिंग विल बी, अगर हम लोग बिल्स पेबल के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, सपोज आपको क्वेश्चन में ये लिख के दे दिया कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ये जो आपने गुड्स खरीदे हैं उसमें आपने उसको बिल साइन करके दे दिया, तो वो आपका बिल्स पेबल हो जाता है। उसमें हम लोग सेम जैसे स्टॉक हमने खरीदा क्रेडिट बेसिस पे तो स्टॉक ऐड हो जाता है, लेकिन इसमें क्रेडिटर्स नहीं होंगे, उसमें आपको एक अलग हेडिंग बनानी पड़ेगी बिल्स पेबल के नाम से, ठीक है, और इसमें भी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता। ओके, सो और सेम अमाउंट से ही दोनों होंगी। नाउ एक और चीज आती है जो मैं इसी चीज से रिलेटेड है, मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज आपने जो चीज खरीदी उसमें सेटलमेंट करते वक्त आपने ये कह दिया कि आपके सपोज क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल होते थे, वैसे बिल्स पेबल्स पे डिस्काउंट बहुत रेयर चार्जेस में मिलता है, लेकिन सपोज क्रेडिटर थे आपके 20,000 के, ठीक है, तो आपने उसकी ट्रीटमेंट पहले कर दी थी कि आपने उसमें एक तरफ स्टॉक को ऐड कर दिया और एक तरफ क्रेडिटर्स को ऐड कर दिया, लेकिन अब आपने ये वर्ड दिखा फुल सेटल्ड, ठीक है, इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स जो थे आपने उन सबको पैसा दे दिया, लेकिन उसमें लिखा विद 18,000, लेकिन आपके क्रेडिटर तो थे 20,000 के और आपने पे करा सिर्फ 18,000। तो इसकी ट्रीटमेंट अब आप कैसे करेंगे? तो यहां आते हैं आपके एसेट्स, यहां आती है आपकी लाइबिलिटीज, तो यहां आ गया आपका कैपिटल। अब इसकी ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करेंगे ये देखिए, क्योंकि अब आपने पे किया है, ठीक है, अब आप सेटल करोगे, इसका मतलब आप पे करोगे, तो अगर बाय चेक लिखा हुआ है तो आप बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे, और अगर कुछ भी नहीं लिखा या फिर कैश लिखा हुआ है तो कैश की से ट्रांजैक्शन करोगे, तो आपका कैश चला जाएगा, ठीक है, 18,000 से माइनस 18,000 आप कैश में माइनस करोगे। लाइक क्रेडिटर्स क्योंकि फुल सेटल्ड है इसलिए 20,000 से रिड्यूस होंगे। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि ये चीज बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस तो हुई नहीं, यहाँ 2,000 का अंतर आ रहा है ना, तो या तो मैं अब इसमें 2,000 प्लस करूं, 2,000 और माइनस करूं, लेकिन किस में से माइनस करूं? जबरदस्ती थोड़ी ना मैं किसी में से भी माइनस कर सकती हूँ, और ना मैं अब या फिर मैं क्रेडिटर्स में 2,000 प्लस करूं,
तो अब मैं क्रेडिटर्स में ना प्लस करके कैपिटल में प्लस करूंगी 2000। क्यों? क्योंकि आपको पैसा देना था 20,000, आपने दिया 18,000, आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो आप कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ये होती है आपकी क्रेडिटर्स को फुल सेटल जब हम करते हैं तो, और इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे मैंने जब आपको टर्म समझाई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में एंटर नहीं करते लेकिन कैश डिस्काउंट को करते हैं। तो दिस इज द कैश डिस्काउंट कि आपको जब सेटल करना था तो पेमेंट के वक्त ट्रांजेक्शन के वक्त नहीं, पेमेंट के वक्त आपको ये डिस्काउंट दे दिया उसने कि ठीक है चलो 2000 कम दे देना, तो आपने ये यहाँ पर प्रॉफिट में डाल दिया। ओके, तो ये हो गई आपकी क्रेडिटर्स की। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल। सिमिलरली एज ट्रेड पेबल, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वो ट्रेड पेबल्स बन जाते हैं, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल्स सेम वही है, अगर डेटर्स में कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है तो वो डेटर्स होते हैं, और अगर प्रोमिसरी नोट है, जैसे आपने किसी को कोई सामान बेचा क्रेडिट पे, ठीक है, आपने गुड्स बेचे क्रेडिट बेसिस पे, आपने मोहन को क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए, तो उसके साथ आपने उससे बोला कि मुझे तुम लिख के दो कि तुम मुझे, जैसे आपने आज बेची, आज है हमारी से आज 20 जनवरी है, तो 20 जनवरी को आपने उसको गुड्स बेचे और इसने कहा, आपने कहा कि ठीक है मैं क्रेडिट पे तो तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन तुम मुझे ये लिख के दो कि तुम मुझे 25 जनवरी पे मेरे पैसे वापस करोगे। तो नाउ यू हैव अ रिटन प्रूफ ऑफ इट कि आपने उसको क्रेडिट बेसिस पे सेल करी है, तो उसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं। इसकी भी ट्रीटमेंट सेम एज बिल्स पेबल की तरह होती है, लेकिन क्योंकि ये हमारे एसेट होते हैं, डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होते हैं, तो इनको हम लोग एसेट साइड रखते हैं। तो अब इसके इक्वेशन में ट्रीटमेंट कैसे होगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसमें लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इस साइड को छेड़ेंगे ही नहीं। इसमें एसेट साइड में आपने स्टॉक खरीदा, क्योंकि स्टॉक बेचा, और यहां आते हैं आपके बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर आप उसको डेटर मान के, कोई प्रोमिसरी नोट एक्सचेंज नहीं हुआ है, डेटर्स के तौर पे अगर आप उसको करते हो, तो आपकी ट्रांजैक्शन होगी, आपके स्टॉक में से वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपका सामान आपने बेचा है तो आपका स्टॉक रिड्यूस हो जाना चाहिए, और क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे है तो कैश तो आएगा नहीं, तो आपके बिल्स रिसीवेबल उसी अमाउंट से प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो हो गया बैलेंस, सिमिलर अमाउंट है। और वही अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बिल्स पेबल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट है अगर, तो बिल्स रिसीवेबल के तौर पे यहाँ एंट्री होगी, लेकिन अगर आप डेटर्स मानकर करते हो, ये गंदा हो गया, डेटर्स मान के करते हो, तो वही सेम चीज स्टॉक से उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके डेटर्स का एक अलग कॉलम बन जाएगा जिसको आप उतने ही अमाउंट से प्लस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ क्रेडिटर्स के सीन में बताया, अब जैसे हम लोग डेटर्स को सेटल कर रहे हैं, आपको उससे अमाउंट लेनी थी से 20,000, लेकिन आपने कहा कि डेटर्स फुल पेड टू यू, ठीक है, और उन्होंने दिया 18,000। अब यहां पर जो हमारा फायदा हुआ था क्रेडिटर्स के सीन में, वही हमारा लॉस हो जाएगा। सो यू कैन सी द सिमिलर ट्रीटमेंट विल बी डन, in the case of debtors,
इसमें क्या होगा, क्योंकि आपके डेटर्स आपको पैसा देंगे तो आपके कैश से आ जाएगी 18,000, ठीक है। और आपके लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी दूसरी चीज जो है वो है डेटर्स। आपके डेटर्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, कितने से, 20,000, क्योंकि आपके डेटर्स जो थे वो 20,000 के थे, इसलिए आपके डेटर्स 20,000 से रिड्यूस हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो 2,000 क्या है, क्योंकि इस वक्त आपको पैसे मिलने थे, अब आपको पैसे मिलने 20,000 थे लेकिन मिल 18,000 रहे हैं, तो आपको नेट 2,000 का लॉस हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल में से डिडक्ट होगा। इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो वो आपका कैपिटल में से डिडक्ट होगा। ओके, तो ये बैलेंस, ये भी हमारी जो इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई। नाउ द लास्ट थिंग, सेकेंड लास्ट थिंग इज द क्लोजिंग स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज। क्लोजिंग स्टॉक्स को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? वैसे क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है आपके जो वैसे न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कि वो आपसे ये कहे कि ये अमाउंट आपको दे रखी है, इसमें से टोटल एसेट्स निकाल के बताओ, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक काम आता है अगर उन्होंने निकालने के लिए बोल दिया। या फिर और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ठीक है। इन्वेंट्रीज इन्हें कहते हैं, स्टॉक इन इन्वेंट्रीज आर द इंटरचेंजेबल वर्ड्स। ओके, यू कैन यूज देयर इन्वेंट्री ऑल्सो इन द प्लेस ऑफ स्टॉक। तो आप स्टॉक की जगह पे इन्वेंट्री वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई बिग इशू नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक होती है जो कि फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग ईयर, जिस साल के लिए आप अपने अकाउंट्स बना रहे हैं उसके एंड में जो होती हैं, ठीक है, इन दी अकाउंटिंग ईयर्स एंड। और ओपनिंग स्टॉक होती है बिगिनिंग में। जैसे सपोज मैंने अपने अकाउंट्स बनाए फॉर द ईयर 2020 and 2021, विच मीन्स मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है मार्च 2021 के लिए। तो अभी अकाउंटिंग ईयर एंड तो हुआ नहीं है। तो जो 1 अप्रैल 2020 पे मेरे पास स्टॉक था उसे हम कहेंगे ओपनिंग, और जो 31 मार्च 2021 को होगा उसे कहेंगे क्लोजिंग। अब इनके बीच में परचेजेस को हम लोग ऐड करते हैं और सेल्स को हम लोग माइनस करते हैं। ओके, और आपकी नेट क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ओके, इतना सिंपल है। लेकिन ये डील होती है कॉस्ट पे, ठीक है। आप सेलिंग प्राइसेस पर डील नहीं करेंगे। कॉस्ट इन्वेंट्रीज आर मेड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ द लास्ट टर्म इज ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स आर दी कैश और दी मनी और दी एसेट, जिस भी फॉर्म में ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, withdrawn by the owner from the business। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये ओनर है और ये बिजनेस है। जो अमाउंट ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है उसे कैपिटल कहते हैं, और जो अमाउंट बिजनेस से ओनर ने निकाल लिया है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। अब क्योंकि दुनिया की नज़र में ओनर और बिजनेस एक ही चीज़ होती है, अकाउंटिंग की नज़रों में वो अलग अलग होती है, इसलिए अकाउंटिंग भी कहती है चलो
एक बात तुमने मेरी मानी, एक मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, ये घर की बातें हैं, घर में ही रहेंगी। तो इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अब जब इन्वेस्टमेंट और जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है वो एसेट्स के फॉर्म में होती है, तो जब विड्रॉ होगी तो वो भी एसेट के फॉर्म में ही होगी। तो अगर ड्राइंग्स हुई तो जो एसेट निकाला से कैश, ठीक है, कैश निकाला उसने, तो कैश से डिडक्ट होता है और साथ के साथ कैपिटल में से भी डिडक्ट होता है। ओके, तो ये इसकी ट्रीटमेंट होगी। एक चीज और आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्योंकि ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया है तो बिजनेस ने कहा कि भैया मैं तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तुमने मेरे से पैसे उधार लिए हैं, तुम्हें उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? क्योंकि ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ऐड होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात मान ली अकाउंट्स ने हमारी कि ये घर की बातें घर में रहनी चाहिए, तो ये ओनर के लिए नुकसान होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नेट इफेक्ट 0 आ जाता है। लेकिन हमें अकाउंटिंग है, ट्रांजैक्शन है, शो करनी पड़ेगी, भले ही बाद में वो न्यूट्रल हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का ट्रीटमेंट यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस में कि उसे कैपिटल में पहले ऐड करते हैं और कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये नेट इफेक्ट 0 आ जाता है और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो आज की टॉपिक्स यही एंड होते हैं। कल मैं आपको जो बाकी आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स और रह गए हैं जो आपको समझाने बहुत ज़रूरी हैं कि उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे क्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड लोन टेकन, वो मैं आपको समझाऊंगी। और अगर टाइम बचा तो मेरे को आपको एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपकी बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 7 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एंड एज वेल एज इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से समझाऊंगी मैं आपको, और किस तरीके से आपको अपने प्रेजेंटेशन रखनी चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाते वक्त अपने आंसर की, वो भी समझाऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के पूछिएगा। थैंक यू।